नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर। आप सब लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और काफ़ी दिनों से मैसेज भी आप लोग का आ रहा था कि सर सॉल्व पेपर करा दीजिए। तो आज क्लास है सॉल्व पेपर की, जिसमें केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर कराने वाले हैं दोस्तों। यह सॉल्व पेपर आपको एनईपी के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में, इसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, सभी में यही पाठ्यक्रम रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। ओके, आगामी एग्जाम में आप सबके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। मुझे आशा है कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं चूज किया हूँ वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर ये सॉल्व पेपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अभी हाल ही में 2022 और 23 के मध्य जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी के, उनके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने सॉल्व पेपर तैयार किया है, जिसे मुझे आशा है कि जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा, और जो भी छात्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो आपका जो सॉल्व पेपर का पैटर्न रहता है दोस्तों, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, लिखित पैटर्न में सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन ए होना चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 खंड में विभाजित होते हैं आपका जो लिखित एग्जाम होता है। जैसा कि अभी आपने 12 पास आउट हैं उनके लिए दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समय लिखित परीक्षा में किसी यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको 3 घंटे का मिलेगा, लेकिन इस बार कानपुर यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का समय मिलेगा। क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी क्या है कि 2021 और 22 के सत्र में दोस्तों, 21 और 22 के सत्र में जो भी एग्जाम हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार केवल लिखित होगा। और लिखित होने का कारण क्या है, जो समय दिया गया है 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव में, लेकिन लिखित परीक्षा जब होती है तो आपको 3 या 2 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, तो ये आपकी कन्फ्यूजन थी, ये आप दूर हो गई होगी। सेमेस्टर यानी कि सेक्शन वाइज आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, जिसे अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात यह है कि क्या इन 10 प्रश्नों को हमें कितने शब्दों में लिखना होगा। ये 10 के 10 अनिवार्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10 प्रश्न आपको करने होंगे, और इन प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्द में, यानी जो लिखा रहता है कि 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। अब बात आती है कि क्या हमें 50 शब्द जरूरी होता है लिखना। तो आपको बता दें, कोई ज़रूरी नहीं है, मान्य नहीं है। वर्ड्स होते हैं 50 शब्द में लिखना होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आप 20 वर्ड भी लिख देते हैं, 20 शब्द भी एग्जैक्ट लिख देते हैं, तो 2 नंबर आपको कंप्लीट एग्जामिनर दे देगा। लेकिन आंसर सही होना चाहिए, ना कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका ठीक आंसर देना चाहिए। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब सॉल्व पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए के प्रश्नों को, सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्हाट इज रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, यानी अनुनाद क्या है और अनुनाद ऊर्जा। 2 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि अनुनाद बताइए कि अनुनाद क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहेगा। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के 2021 और 22 के सत्र का, तो वहाँ भी मिलेगा। और हाल ही में अभी 2023 से, यानी 22-23 के मध्य परीक्षा हुई है, ठीक है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुहेल देव यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर दिया, सभी लोग उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेंगे। चलिए, अब हम समझते हैं कि ये रेजोनेंस होता क्या है, अनुनाद क्या होता है। आपके फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस का। ओके, तो अब अनुनाद की समझते हैं, अनुनाद क्या है। देखिए, फॉलोइंग 1933 प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वर्क इन 1926 स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, जो रेजोनेंस की थ्योरी दी गई थी वो पाउलिंग ने दी थी। कब दी थी, 1933 में। इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को पाउली ने 1933 में प्रपोज किया था। किसके, हाइगेंस वर्ग
यानी कि जो हाइगेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया था 1926 में, इसके तहत यानी अब ये सिद्धांत क्या था, ये क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडी करने के बाद हाइगेंसबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसके आधार पर पाउली ने 1933 में रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो ये आपका हो जाता है रिजोनेंस। अब आगे समझते हैं। देखिए अनुनाद क्या होता है। अनुनाद कुछ अणुओं या परमाणुओं आयनों के भीतर, अनुनाद कुछ अणुओं या परमाणुओं या फिर आयनों के भीतर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनों का वर्णन करने का एक प्रकार का तरीका है। एक सिंपल वर्ड्स में आप समझिए। देखिए अनुनाद क्या करता है, जैसे अणु या फिर बहुपरमाणु आयन हो, इनके भीतर डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने का एक प्रकार का तरीका है। जैसे कि मैं कहूँ H2O, तो क्या H2O की कई प्रकार से संरचना बन सकती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना जिनको आता है वही समझ पाएंगे इस पर टॉपिक को। ओके, तो इसको समझना है तो आपको विस्तृत जानकारी अगर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको थ्योरी की क्लास मिलेगी जहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का यह क्या करता है, वर्णन करने का एक प्रकार का तरीका है, जहां एकल लुईस डॉट सूत्र द्वारा बंधन व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जहां पर कोई भी संरचना एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा व्यक्त नहीं की जाती है, यानी उसकी विभिन्न विभिन्न संरचना बन सकती है, यही दिखाता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। इस तरह से जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के साथ एक अणु या आयन में कई योगदान संरचनाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे अनुनाद संरचना या विहित रूप भी कहा जाता है। ओके, पूरी कहानी यह है अनुनाद की। देखिए अनुनाद क्या करता है कि जो बहुपरमाणु हैं और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उनका वर्णन करता है। अब ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि मैं कहूँ H2O। अब ऑक्सीजन के लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन हैं इनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ की शेयरिंग होगी, कुछ का ट्रांसफर होगा। तो ये कई प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्या करता है, इस तरह से व्यक्त करने का तरीका हो गया, जहाँ लुईस डॉट सूत्र, जैसे लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के बंधन को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूँ कि ये बताइए बना दीजिए CO2, ठीक है। अब इसकी क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CO2, ठीक है। अब इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है इसके द्वारा, यानी रिजोनेंस के द्वारा हमें किसी भी जो कंपाउंड है उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर की विभिन्न संरचनाओं के बारे में पता चलता है। ये कई प्रकार की अनुनादी संरचना बनाती है, इसे अनुनाद संरचना कहते हैं या विहित रूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना ही केवल आपको लिखना है। दूसरा है रिजोनेंस एनर्जी, जिसे कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। अब ये अनुनाद ऊर्जा क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए अनुनाद ऊर्जा अणु की वास्तविक ऊर्जा और सूत्र द्वारा गणना की गई ऊर्जाओं में अंतर होता है। देखिए अणु की वास्तविक ऊर्जा, जो किसी भी अणु की वास्तविक ऊर्जा यानी मैं कहूँ N2, इसकी वास्तविक ऊर्जा और जो सूत्र द्वारा गणना की गई है, यानी कि जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर द्वारा गणना की गई है, ऊर्जाओं में क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। इन दोनों ऊर्जा के अंतर को, यानी N2 और जो अनुनादी संरचना बनेगा, जो अनुनादी संरचना बनेगा, उसमें इन दोनों अणुओं के अंतर को क्या कहते हैं, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं, यानी अनुनाद ऊर्जा इसी को कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुनाद संकर और सर्वाधिक अस्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा का अंतर, समझेंगे बात को। अनुनाद संरचना, अनुनाद संकर यानी रिजोनेंस हाइब्रिड और सर्वाधिक अस्थायी अनुनाद संरचना की ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है आपसे, वो पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता या डिफाइन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो प्रकार से पूछता है। या तो आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या पूछ लेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर पूछ लेगा आपसे कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो उस समय मुक्त होती है और जब एक इलेक्ट्रॉन को
तटस्थ परमाणुओं में जोड़कर एक ऋणात्मक आवेशित आयन बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ठीक है, समझेंगे बात को। इलेक्ट्रॉन अब बंधुता ऊर्जा की, ये ऊर्जा की वह मात्रा है जो उस समय, जिस समय ये अभिक्रिया हो रही होगी, उस समय ये मुक्त होती है। और ये कब मुक्त होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन को एक तटस्थ परमाणु में जोड़कर एक ऋणात्मक आवेशित आयन बनाया जाता है या आवेशित आयन बन जाता है। ओके, आगे समझते हैं। एक परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक परमाणु या अणु के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को, एक अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉन बंधुता को ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आयन बनने के लिए गैसीय अवस्था में एक तटस्थ परमाणु या अणु से जुड़ा होता है। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से तैयार करना है। कुछ लोग के मन में जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर पेपर हिंदी और इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश में आंसर राइटिंग करते हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है। तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास करिए कि इंग्लिश में ही क्वेश्चंस अटेंड करिए, इंग्लिश में ही। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश में क्लास दोनों करवाता हूँ, सो इसलिए करवाता हूँ ताकि अधिकांश जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो यूपी बोर्ड के हैं, और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश को समझने में है। इसलिए मैं क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आप लोग ज़्यादातर कोशिश ये करिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दीजिए। लेकिन अधिकांश बच्चे जो पेपर देते हैं, मैं बता दूं 80% या 80% से अधिक बच्चे केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज चुनते हैं, जो सबसे बेस्ट है बीएससी के लिए। 20% या आप कह लीजिए 10%, मेरे हिसाब से जो बच्चे हिंदी में देते हैं पेपर वो 10% बच्चे होते हैं जो हिंदी में देते हैं। ठीक है, तो मुझसे जितने भी छात्र छात्रा जुड़े हुए जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और उनको प्रॉब्लम है, वही हिंदी में पेपर दीजिएगा, बाकी सभी लोग पेपर इंग्लिश में ही दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड सीपीयू। या तो पूछेगा सॉफ्टवेयर या तो फिर सीपीयू पूछ लेगा, या तो फिर पूछ लेगा व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के बारे में तो आजकल सभी को जानकारी है, लेकिन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराना मेरा कर्व है, मैं वो करा रहा हूँ आपको। ओके, सॉफ्टवेयर समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स विन। दोस्तों, कंप्यूटर पर यानी कि एक कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है एक सॉफ्टवेयर के बिना। समझ में आया आपको? सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? ए कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स विन, यानी कि कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता बिना सॉफ्टवेयर के। इट हैज टू बी गोइंग द इंस्ट्रक्शन दैट इज ए सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट इट शुड परफॉर्म। कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये तो आप सबको पता है। कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और इनकी हेल्प से क्या करते हैं हम? इनकी हेल्प से हम पत्र लेखन, गणना, डिजाइनिंग, बुक कंपेरिजन, ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, यानी अदर सॉफ्टवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जो एक प्रकार का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उनके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी आपको समझना है कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स विन। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता बिना सॉफ्टवेयर के। इट हैज़ टू गिविंग टू इंस्ट्रक्शन दैट इज द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट शुड परफॉर्म, यानी कि अच्छे परफॉर्म के लिए हमें इससे इंस्ट्रक्शन मिलती है जो कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें इसमें करता है। दीज आर इंस्ट्रक्शन मस्ट बी द लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर।
कंप्यूटर भाषाओं के लिए जो कंप्यूटर के कार्य के लिए विधित एवं व्यवस्थित निर्देश का समूह जो होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देता है, दीज इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आपको देता है, जिससे हम क्या करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देगा जो सॉफ्टवेयर है, जैसे दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर भाषा के लिए कंप्यूटर के किए गए विविध भाषाओं के जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते, उन्हीं को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच एज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहता है। सच सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन लैंग्वेज, यानी लिखित में रिटन इन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड, यानी जिससे हम समझ सकते हैं बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा, इसी को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनकी सहायता से हम पत्र लेखन, गणना, डिजाइनिंग, बुक कंप्रेशन, यानी विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को हम तो ना छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम छू नहीं सकते हैं और ना हम देख सकते हैं। तो इतनी बात आपको सॉफ्टवेयर के सापेक्ष में ध्यान रखना है। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन कौन सा, पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना ही आपको लिखना है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास में होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर पर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिसका सिद्धांत सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसके कार्य के लायक बनाना होता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं, यानी कंप्यूटर की मदद करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इतनी बात को ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये आपको तैयार रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है CPU से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। CPU द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है उसको समझते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो CPU इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या है दोस्तों, मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। विच परफॉर्म्स ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट डाटा, विच परफॉर्म्स यानी इसका कार्य जो है वो प्रोसेसिंग इनपुट डाटा का कार्य करना है। इट्स मेन फंक्शंस आर, इसके जो मुख्य फंक्शन हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो फंक्शन है आपका, जो पहला फंक्शन है दोस्तों, पहला जो आपका फंक्शन है, इट रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर देम टेम्परेरली। यहाँ दिया गया इट रिसीव डाटा, यानी ये डाटा का निर्देश प्राप्त करता है, एंड स्टोर टेम्परेरली, और उन्हें अस्थायी तौर पर क्या करता है, संचित कर देता है। इट कंट्रोल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह कंप्यूटर निकाय के अन्य सभी भागों को आदेश जारी करता है। तीसरा फीचर यह है, इट इंस्ट्रक्शंस ऑल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये डाटा को क्या करता है, ये कंप्यूटर निकाय के अन्य सभी भागों को आदेश जारी करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव आउट रिजल्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद ये डाटा को संसाधित यानी कि संसाधित कर परिणाम यानी कि रिजल्ट जारी करता है। ओके, इतनी बात आपको इसके सापेक्ष में ध्यान रखनी है। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ब्रेन और हार्ट है कंप्यूटर का। द CPU इज 3 पार्ट, CPU के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहला है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं किसके, CPU के, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो इतना आपको तैयार करना है CPU। अब आपका यहाँ से क्या चीज़ तैयार हो गया, पहला तो आपका तैयार हो गया CPU, और दूसरा सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था सॉफ्टवेयर और CPU। चलिए अब चौथा जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कार्बिन्स। कार्बिन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कार्बिन, कार्बिन बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बिन क्या होता है,
समझते हैं कार्बिन को। और ये 2021 और 22 में हर यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है और अभी हाल ही में परीक्षा हुई, क्वेश्चन पेपर जिन्होंने देखा होगा उनको ही पता होगा। मॉडल पेपर में भी मैंने ये प्रश्न अंकित कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए समझते हैं कि कार्बिन क्या होता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए कार्बिन इज ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए नेचुरल एटम कार्बन एटम with the valence of 2 or 2 unsaturated valence इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बिन एक मॉलिक्यूल है जो कंटेन करता है नेचुरल कार्बन एटम के साथ साथ बैलेंस ऑफ 2 and 2 अनसैचुरेटेड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, द जनरल फार्मूला इज, यानी इसका जो कार्बिन का जो जनरल फार्मूला है वो CrC है। इसे हम R+C से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर वेयर द R रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर R रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या को। ओके, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका कार्बिन का। बाकी डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अवध यूनिवर्सिटी में खासकर ये क्वेश्चंस आना ही तय है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हों, सभी लोग से मेरा निवेदन है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार, आप लोग के लिए क्लास। अब आज से 2 दिन आप लोग की क्लास स्थगित थी, मुझे भी दुख हुआ। खैर, इधर मुझे कुछ कारणों से बाहर जाना पड़ा, इसलिए क्लास आप लोग की स्थगित रही है, लेकिन अब आपकी नियमित क्लास होगी। ओके, ये मैं आप लोग से प्रॉमिस भी करता हूँ। कल से बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी वजह से क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलरली क्लास नहीं हो पा रही थी, वो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। लेकिन अब जो भी समस्या है उसका हम हल करेंगे और प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपकी क्लास संचालित हो। ओके, चलिए समझते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म को। प्रोबेबिलिटी आखिर में है क्या? प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning numerical description of how likely an event of occurs, how likely it is that the position is true। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक प्रकार की ब्रांच है मैथमेटिक की। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक की एक प्रकार की ब्रांच है जो कि क्या करती है? करनी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, ये न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन पे कार्य करती है। लाइकली इवेंट ऑफ द अकरिंग एंड लाइकली इट इज़ ए पोजीशन ऑफ ट्रू, यानी कि उसकी पोजीशन है वो क्या होती है? सही होती है, और ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू में वर्क करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए नंबर बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इवेंट ए नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक नंबर जारी करती है, प्रायिकता एक नंबर जारी करती है जो 0 और 1 के बीच में होती है। which roughly speak 0 indicates impossibility of the event and 1 indicate certainly। देखिए, जहाँ पर रफली स्पीकिंग 0 जो 0 है ये इंडिकेट क्या करता है? इम्पॉसिबिलिटी को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एंड 1 जो है, यानी 1 0 और 1 इसका जो कोड है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो 0 और 1 के बीच में होती है। तो अब 0 क्या करता है? वो इंडिकेट करता है इम्पॉसिबिलिटी को, और 1 जो इंडिकेट करता है वो सर्टेनली को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हिंदी में समझते हैं, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं या संभाव्यता कहते हैं। ये मैथमेटिकल, आप ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल में है। संख्यांकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में बहुआयात इसका प्रयोग किया गया है, और ये एक मैथमेटिकल की ब्रांच है, शाखा है। ओके, इतनी बात आपको प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी तक का रिपीटेड प्रश्न रहा है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन। इसे कहते हैं होमोलिटिक विदलन और हेट्रोलिटिक विदलन। ठीक है, या विखंडन करिए या आप विदलन कह लीजिए। तो समझते हैं होमोलिटिक फिशन के लिए। होमोलिटिक फिशन क्या होता है? होमोलिटिक फिशन विच इज आल्सो नोन एज होमोलाइसिस of the types of bond fission within the process of sharing of atom or molecule, the fragment retain one of two originally bond electron। दोस्तों, होमोलिटिक फिशन क्या होता है? होमोलिटिक, इसे होमोलिटिक विखंडन कहते हैं, जिसे हम अदर भाषा में होमोलाइसिस के रूप में भी जानते हैं। अब ये क्या करता है? होमोलाइसिस विखंडन क्या करता है, यानी होमोलिटिक विखंडन जो करता है, ये बंद विखंडन का एक प्रकार है, जिसमें अणुओं के बंटवारे की प्रक्रिया या अणुओं के टुकड़े मूल रूप से बंद इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? होमोलिटिक फिशन कहा जाता है। ओके,
अब हेटेरोलिटिक फिशन किसे कहते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन इज टाइप्स ऑफ bond fission where during the process of sharing and fragment obtained both original bond compounds of the other fragment। हेटेरोलिटिक विखंडन बंध विखंडन का एक प्रकार है। ये भी बंध विखंडन का एक प्रकार है जहां पर बंध को साझा करने की प्रक्रिया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक और शेयरिंग, यानी इस यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रही थी, शेयरिंग का प्रोसेस हो रहा था। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेटेरोलिटिक फिशन इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन वेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बंध का साझा करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। जो हेटेरोलिटिक फिशन है इसमें बंध का क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड का क्या किया जाता है, साझा करने के प्रक्रिया के दौरान मूल बंध यौगिक प्राप्त होते हैं, मूल बंध यौगिक प्राप्त होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, यानी कि इस प्रकार से हम जानते हैं इस प्रकार के दो प्रकार के फिशन है, उसको आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर हेटेरोलिटिक फिशन को आपको जानना है तो आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन जो होता है वो बंध विखंडन का एक प्रकार है जहां पर बंध को साझा करने की प्रक्रिया के दौरान मूल बंध यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन। अब डिस्कस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीसो यौगिक, मीसो कंपाउंड जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मीसो यौगिक और इंग्लिश में कहते हैं इसे मेसो कंपाउंड। तो मेसो कंपाउंड को समझते हैं कि मेसो कंपाउंड क्या होते हैं। मेसो कंपाउंड और मेसो आइसोमर इज नॉन ऑप्टिकली एक्टिव मेंबर ऑफ द सेट ऑफ स्टीरियोमर्स। दोस्तों मेसो कंपाउंड या मेसो आइसोमर एक ही बात है। मेसो कंपाउंड पूछा जाए या मेसो आइसोमर कहा जाए तो इनका दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो मेसो कंपाउंड या मेसो आइसोमर ये नॉन ऑप्टिकली एक्टिव मेंबर होते हैं सेट ऑफ स्टीरियोमर्स के, एट द लीस्ट टू ऑफ विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिनमें से एट लीस्ट टू जो होंगे वो क्या होंगे, इसमें दो क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दिस मीन्स दैट द डिपेंड कंटेनिंग टू और मोर स्टेरोसेंटर द मॉलिक्यूल इज नॉट चिराल। मीसो यौगिक को कहेंगे क्या, एक प्रकार का गैर ऑप्टिकली सक्रिय यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, ये सेट ऑफ स्टीरियोमर्स होते हैं इसके, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं कि डिपिट करते हैं, ठीक है, डिस्पिट करते हैं कंटेनिंग ऑफ टू और मोर स्टीरियो सेंटर, यानी कि इसमें दो से अधिक स्टीरियो सेंटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये स्टीरियो सेंटर क्या कहा जाता है, इसमें जो चिराल मॉलिक्यूल होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की यौगिक को क्या कहा जाता है, मीसो यौगिक कहा जाता है या मीसो कंपाउंड कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो आपका 8वां प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट है बेट का रूल। बेट का रूल, बेंट्स नियम क्या है, बेंट्स रूल क्या है। इन केमिस्ट्री बेंट रूल इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दोस्तों केमिस्ट्री में बेट का नियम केंद्रीय परमाणु के कक्षीय संकरण के बीच संबंध तथा अणुओं के बीच जो प्रतिस्थापित इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका संबंध बताता है, उनका रिलेशन बताता है। दिस रूल यानी कि द रूल वाज स्टैंडर्ड बाय ए हेनरी। ये रूल हेनरी ए के द्वारा दिया गया था या ए हेनरी द्वारा दिया गया था, आप कह लीजिए। ओके, तो ये है बेट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दोस्तों, जो पूछा गया इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट, या फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, या फिर पूछ लेगा आपसे इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। दोनों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट एक बार याद कर लीजिए और एक बार न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट जरूर तैयार आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स आर केमिकल स्पेसीज, ये केमिकल स्पेसीज होते हैं विच इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। एक्वायर द इलेक्ट्रॉन्स और ए शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक्वायर
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है फ्रॉम द मॉलिक्यूल और आयन, यहाँ पर कंपाउंड और आयन के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट एक प्रकार के केमिकल स्पेसीज हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के जब केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पर ये प्रयोग में लाए जाते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है फ्रॉम एक मॉलिक्यूल और आयन के बीच में। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट कहा जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या है उसको भी आपको तैयार करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10⁵। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रयास करिएगा कि सॉल्व करिएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न अगर आपने कंप्लीट जितना मैंने लिखा है इतना ही, जितना मैंने बताया इतना ही तैयार करते हैं, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अगर आपकी राइटिंग क्लियरिटी है, अगर आपने सही भाषा में अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। तो 10 प्रश्न थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे और सेक्शन सी की बहुत ही लंबा लेक्चर रहेगा, 1 घंटे का क्लास लगभग रहेगा कल, जो आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से 20 नंबर तो आपके कन्फर्म हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर इतने प्रश्न तैयार हैं और मॉडल पेपर तैयार है। ओके दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से आपके नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्लास के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहीं से मिलेगा। बाकी जो आज भी जुड़े होंगे स्टूडेंट उनको भी नोट्स मिलेगा, जो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे सारे नोट्स 2021 से लेकर के 2022 और 23 के मध्य जितने भी क्लासेस हुई हैं सभी क्लास का नोट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जाते जाते क्लास को स्थगित करने समय आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।